मॉर्निंग। मेरी वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है बच्चों? यस और नो? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी की तरफ से यही आ रहा है कि एक्सरसाइज 4 जो है, जिसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है मैक्सिमम लोगों को। तो कुछ है इजी और इम्पॉर्टेंट, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले वगैरह सबको लर्न होंगे ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। पहले तो ये हेडिंग लिख लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट जेई एडवांस प्रॉब्लम, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है, जो है वो है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos alpha 1 into cos alpha 2 cos alpha 3 up to cos alpha n। इसकी हमको जो है वो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है अंडर द रिस्ट्रिक्शन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अंडर द रिस्ट्रिक्शन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2, एंड जो वैल्यू हमें गिवन है वो गिवन है कॉट अल्फा 1 इंटू कॉट अल्फा 2 अप टू डैश डैश कॉट अल्फा n इक्वल टू 1 इज, और इसके ऑप्शन भी गिवन है। ऑप्शन नंबर 1 है 1/2 टू द पावर n बाई 2, 1/2 टू द पावर n, 1/2n एंड 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एडवांस का। इसका सलूशन करते हैं। ये हमारा जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, IIT 2001 में आया है एडवांस में। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं ज़रा। इम्पॉर्टेंट है, इजी है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कैसे करते हैं। आज हम सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो अपने प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में। तो सॉल्यूशन करने के लिए, ये किसी का डाउट था कि किसी को आया है ये क्वेश्चन, किसी ने सॉल्व किया इसको, कि सभी का डाउट है? बोलो बच्चों। सबका डाउट 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 डाउट। तो डाउट की तो आ गई है बाढ़। तो चलिए करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर दिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है उसको नोट कर लेते हैं, और जो हमसे पूछा गया है उसकी हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसको हमने कह दिया कि भाई ये cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 अप टू डैश डैश cos अल्फा n, इसकी तो हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास cot अल्फा 1 cot अल्फा 2 अप टू डैश डैश cot अल्फा n इक्वल टू 1। चेंज इनटू साइन एंड cos, then this implies cos alpha 1 upon sin alpha 1 multiplied by cos alpha 2 upon sin alpha 2 up to dash dash multiplied by cos alpha n upon sin alpha n equal to 1। then cos alpha 1 into cos alpha 2
इंटू कॉस अल्फा 3 अप टू डैश डैश कॉस अल्फा n इक्वल टू साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 अप टू डैश डैश साइन अल्फा n। ये दोनों इक्वल आ गए और इसको हमने इक्वल टू लेट कर लिया x या y, कुछ भी लेट कर सकते हैं। हमने इसको x लेट कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, दो इक्वेशन मिल गई। पहली वाली जो इक्वेशन मिली है उसका नाम है 1 कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 अप टू डैश डैश कॉस अल्फा n, ये x है। और दूसरी है साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 अप टू डैश डैश साइन अल्फा n, इसकी वैल्यू भी x है। इसको हमने इक्वेशन 1 लेट कर लिया और इसको 2 लेट कर लिया। चलिए तो अब बात करते हैं किसी एक से और पूछते हैं कि आगे अब क्या करें। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अनुष्का, पहले नंबर पे तुम ही दिख रही हो। ये दो इक्वेशन बेटा हमारे पास है कॉस में और साइन में। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? हेलो, थोड़ा तेज आवाज में बोलना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है, इशू है? नहीं आ रही आवाज? नहीं सर, आ रही है। ओके, तो मैं पूछ रहा था कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं? नो सर। तो अब इसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करें जिससे कुछ ये मर्ज हो जाए और हमारा आंसर मल्टीप्लाई कर देते सर। ओके, वेरी गुड। मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 और 2 को। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दुनिया में कॉस और साइन एक साथ दिखने लगेंगे हमको। तो कॉस अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 1, और इसमें हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर दिखेगा हमको कॉस अल्फा 2 साइन अल्फा 2, ये भी दिखेगा। इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसे करते जाएंगे। 2 कॉस अल्फा n और साइन अल्फा n, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब क्या करें बच्चा? साइन 2 अल्फा 1 अपॉन 2। हाँ, तो ये 2 2 2 n टाइम्स जाके 2 टू द पावर n आ गया, और ये आ गया साइन 2 अल्फा 1, इसकी वैल्यू। फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 2 अल्फा 2 अप टू डैश डैश साइन 2 अल्फा n और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें x की वैल्यू ही निकालनी है। यहाँ पर देखो, हमने इसको x लेट किया है, कॉस अल्फा 1 ये x है, और हमने जो ऊपर यहाँ पर किया है वो भी तो वही सेम है। तो इसका मतलब हमें x की मैक्सिमम वैल्यू ही तो निकालनी है, x मैक्स की वैल्यू ही हमें निकालनी है। यही तो है हमारा क्वेश्चन। तो आप ज़रा बताओ अब क्या किया जाए। हमें x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इधर क्या करना पड़ेगा हमको? अगर हमें LHS की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो RHS को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? यस। तो RHS की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको RHS को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो साइन 2 अल्फा 1 साइन 2 अल्फा 2 और साइन 2 अल्फा n को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो साइन 2 अल्फा 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। साइन 2 अल्फा 2 है, ये नहीं सोचेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई है, क्योंकि 2 अंदर मल्टीप्लाई है ना। अगर बाहर 2 मल्टीप्लाई होता तो हम कह देते इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, लेकिन ये तो एंगल थीटा ही है, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। इसका मतलब सारे पार्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। तो इसका मतलब अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमने क्या किया, सबकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दिया, 1 1 1 1 1 करते करते इंटू 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर मैक्स। अब यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि हमने बोथ साइड जो है वो मैक्स कर दिया। तो अब जरा बता दो यहाँ पे एक्स मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? अरे ये तो 1 हो गया भाई, तो एक्स मैक्स हो जाएगा 1/2 टू द पावर n, और उसकी होल पावर 1/2, और होल पावर 1/2 जब पावर नीचे जाएगी तो n/2 हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो गया, कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2
अप टू डैश डैश कॉस अल्फा एन की मैक्स वैल्यू 1/2 टू द पावर n/2। अब बताइए किसको प्रॉब्लम है, तो फिर आगे बात स्टार्ट करेंगे। पहले अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, और नहीं है तो फिर नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर आगे का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एनी प्रॉब्लम बच्चों? किसी को है तो लिख सकता है डाउट करके, और क्या प्रॉब्लम है तो बोल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए, ओके, बहुत बढ़िया। अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है तो ज़रा सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें वैल्यू गिवन है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/e, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन, बल्कि इन्होंने बोला है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो एक काम करते हैं, हम यही लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अल्फा बीटा। और अल्फा और बीटा जो है वो -π से +π के मिड में लाई कर रहे हैं, और इक्वालिटी भी लगी हुई है यहाँ पर, इक्वल भी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें हमको सीखने को मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल जेईई में पूछे गए हैं, तो उनके बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन इससे हमें कई सारे क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा कि जब हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। जैसे इसने कहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, तो ऑर्डर्ड पेयर अल्फ़ा का मतलब इनके नंबर ऑफ सोल्यूशन ही तो हमको चाहिए, कि कितने अल्फ़ा आए हैं और कितने बीटा आए हैं। इनको यही निकालना है कि कितने अल्फ़ा आए हैं और कितने बीटा आए हैं। ये हमको पता चल जाएगा तो फिर हम आंसर निकाल देंगे। तो हमें कुल मिला के इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन ही निकालना है और कुछ नहीं। तो चलिए करते हैं इसको भी, और इससे भी हम एक क्वेश्चन और भी मैं बताऊंगा कि इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, क्या तरीका होता है, जब हमें कुछ समझ में ना आए तो हम क्या करें। तो देखो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं फिर से। सोल्यूशन के लिए हमारे पास पहले ये इक्वेशन देखते हैं, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है 1, और 1 का मतलब है कॉस 0। अभी हम सारा इंटरवल लेके नहीं चल रहे हैं, अभी हमने सिर्फ ये ले लिया कि हमें, वैसे ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का होना चाहिए था, आगे वाली एक्सरसाइज में मिलना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ पर भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हमें ये तो पता ही है कि कॉस में 1 जो है वो 0 डिग्री की वैल्यू होती है। तो जनरल वैल्यू हम नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो गया 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, बीटा की इक्वल आ गई। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है वो है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/e, और बीटा की वैल्यू हम यहाँ अल्फ़ा पुट कर देते हैं, और जैसे ही बीटा की वैल्यू अल्फ़ा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/e। ये हमारा आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? नहीं। अब यहाँ के बाद हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें, हमें अल्फ़ा निकालना है। तो अल्फ़ा निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इन दोनों का ग्राफ प्लॉट कर देना चाहिए। ये दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं, एक को हमने लेट कर लिया y इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा, और एक को लेट कर लिया y इक्वल टू 1/e। ई जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, तो 1/e जो है वो क्या होगी वैल्यू, इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी ना, 1/2.7, 1/2.7 करेंगे तो कम से कम इतना तो पता ही है कि ये लेस देन 1 आएगा।
तो इसका मतलब एक हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा का, और एक हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू 1/e का। अब चलो बात करते हैं फिर से कुछ तुम लोगों से। ये पुरानी बातें हैं, जब हमने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था तभी की बात है ये। तो चलो किसी को पकड़ा जाए फिर। तो अब किसको पकड़ते हैं? यस नकुम। हाँ सर। कॉस 2 अल्फ़ा का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आप? कॉस 2 अल्फ़ा का ग्राफ हाँ हम लोगों ने कॉस अल्फ़ा का ग्राफ ड्रॉ किया था ना, कॉस थीटा का ग्राफ। तो वैसे ही कॉस 2 अल्फ़ा का ग्राफ होगा। इसका पीरियड कितना होगा बेटा? कॉस 2 अल्फ़ा का पीरियड कितना होगा? सर क्या? कॉस 2 अल्फ़ा का पीरियड कितना होगा? पीरियड ऑफ कॉस 2 अल्फ़ा। सर कॉस 2 अल्फा का नहीं पता है, कॉस अल्फा का पता है। कॉस अल्फ़ा का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। कॉस अल्फ़ा का पीरियड होता है 2 पाई। तो कॉस 2 अल्फ़ा का नहीं बताया गया क्या होता है? 4 पाई। 4 पाई होता है। और कोई बताएगा कॉस 2 अल्फ़ा का पीरियड? सर हेलो हाँ बोलिए। सर पाई। कॉस 2 अल्फ़ा का पीरियड पाई होगा। ओके, सही है इनकी बात। कॉस 2 अल्फ़ा का पीरियड जो है वो पाई होगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि हमने अब ये बातें नहीं कर सकते हम लोगों ने ये सारी बातें की थी कि कॉस 2 अल्फ़ा का पीरियड कैसे निकालते हैं, कॉस अल्फ़ा का पीरियड कैसे निकालते हैं। ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं, और जो लोग नए हैं उनको आइडिया नहीं होगा, तो उनको अभी इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस वो याद कर लें कि कॉस 2 अल्फ़ा का पीरियड जो है वो पाई होता है। मैंने बात की थी, अगर बाकी लोगों को याद दिलाना चाहूँ तो यहाँ पर बात की हुई थी मैंने कि जो भी कॉस के साथ मल्टीपल में है, जैसे अगर कॉस थीटा का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, तो अगर कॉस 2 थीटा है या के थीटा है, तो जो भी थीटा के मल्टीपल में होता है उससे पीरियड को डिवाइड कर देते हैं। मतलब थीटा इक्वल टू 2 पाई अपॉन के। तो यहाँ पे 2 था तो 2 पाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो कॉस 2 पाई का जो पीरियड है वो, कॉस 2 थीटा का जो पीरियड है वो पाई हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? यस नकुम जी। हाँ सर। ओके, धन्यवाद। तो यहाँ तक बात क्लियर है? यस। तो फिर ठीक है। तो कॉस, इसका जो पीरियड है वो कॉस 2 अल्फ़ा का पाई तक जाएगा। हमारा क्वेश्चन भी वो यही कह रहा है कि माइनस पाई से पाई तक जाना है हमको। तो पहले हम इसको देखेंगे कि पाई तक कैसे कंप्लीट होगा। तो पाई तक कंप्लीट होगा ये ऐसे कुछ इस टाइप से। देखते हैं जब ये अपनी साइकिल पूरी कंप्लीट करेगा तो कुछ इस टाइप से जाएगा ये यहाँ तक। ये 0 होगा और यहाँ तक जो होगा वो पाई होगा। और यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच तो पता ही हमको पाई/2 होगा, और इसका भी आधा यहाँ पर होगा तो ये पाई/4 हो जाएगा, और इसका भी आधा यहाँ पर होगा तो ये 3 पाई/4 हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यहाँ पर जितना 0 से पाई तक है उतना ही पीछे भी ये ग्राफ जाएगा ऐसे। और ये जो है यहाँ पर जो है वो माइनस पाई हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो माइनस पाई/2, माइनस 3 पाई/4 और माइनस का पाई/4। ये तो हमने cos 2 अल्फ़ा का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये जो ग्राफ है ये किसका है? cos 2 अल्फ़ा। अब जरा ग्राफ y इक्वल टू 1/e का ड्रॉ करना है। चलो रौनक से बात करते हैं आज। रौनक, रौनक आवाज आ रही है मेरी? रौनक, यस सर। y इक्वल टू 1/e का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं 11th से, ये 10th की बात है कि y इक्वल टू 1/e का ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करें इसका कोई आगे से कोई लेना देना नहीं है। ये 9-10th का क्वेश्चन है कि y इक्वल टू 1/e का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, क्योंकि मुझे पता है कि आगे का छूटा हुआ है अपना, तो पीछे की बात कर रहा हूँ मैं।
कोई आइडिया बच्चा? नहीं? नो सर। ओके, चलिए भाई और किसी को पकड़ते हैं फिर तो। निराली, आवाज़ आएगी क्या तुम्हारी? नहीं? हेलो सर। अरे आज आ रही है आवाज़, क्या बात है। हाँ हाँ सर आ रही है। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो बताओ निराली, y इक्वल टू 1/e का जो है ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए, कोई आइडिया दोगी क्या? सॉरी सर, कोई आइडिया नहीं है। नहीं है? ओके। नहीं सर। हीर, सर हेलो। रुको रुको, यस रुको, 1 मिनट रुको रुको रुको, यस अभी रुको 1 मिनट। हीर, y इक्वल टू 1/e का ग्राफ जल्दी बताना, यस और नो, पता है कि नहीं? नहीं सर शायद। पृथ्वी, पृथ्वी बताए। हेलो हाँ बोलो बेटा, सुन रहा हूँ। सर, नहीं आइडिया। नो आइडिया, ओके गुड। शशांक, सर नो आइडिया। ओके गुड। और कौन बचा? विमानसी, नो सर। ओके। अब बचा कौन? यस, जो अभी न्यू एडमिशन, यस जो अभी 3rd नंबर पे यस आए हुए, यस खकारिया, कोई आइडिया बेटा? नो सर। ओके, तो कुल मिला के हमें यस पटेल के पास ही आना पड़ेगा। चलो यस पटेल बताओ बेटा आपको। हेलो। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ सर, पहले 1/e की जो वैल्यू आएगी उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हाँ कर लेंगे बिल्कुल उस सीधी पॉइंट सी पर बात। वाई एक्सिस। अरे हम ये भी ना सोचे कि 1/e की वैल्यू क्या आई है। चलो बाकी लोगों से भी बता देता हूँ मैं, हमें ये नहीं पता कि 1/e की वैल्यू क्या आई है, लेकिन बार बार मैंने बताने की कोशिश की है कि y की वैल्यू 1 से कम आई है। तो क्या तुम्हें y इक्वल टू 1 का ग्राफ नहीं पता? y इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? y सबको पता है, लेकिन सब कंफ्यूज है। क्या y इक्वल टू 2 का ग्राफ नहीं पता है? y इक्वल टू 3 का ग्राफ नहीं पता है? तो y इक्वल टू 1/e भी तो वही होने वाला है। अरे y इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? एक ऐसी लाइन जो पैरेलल किसके होती है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होती, वही होती ना y इक्वल टू 1। ये सबको पता है, लेकिन सब अपना दिमाग नहीं लगा रहे। और y इक्वल टू 1/e कुछ 1 से कम होगी तो ये हो जाएगी y इक्वल टू 1/e। यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो 1/e कहीं बीच में यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये मान लिया 1/e हमारा यहाँ पर आ गया, तो ये लाइन जो होगी, ये लाइन अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो ये लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन बनाना है हमको। ये जो लाइन खींची जाएगी यही तो होगी y इक्वल टू 1/e की। और ये जो है वो, इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि y लेस देन 1/e। अरे कोई भी वैल्यू होगी, हमें वैल्यू से मतलब ही नहीं है कि कितनी आने वाली है। हमें तो ये देखना है कि 1 से नीचे आएगा कि 1 के ऊपर जाएगा। तो जब भी कभी हमें दो फंक्शन अलग अलग दिए होंगे और उनका हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना होगा, तो कॉन्सेप्ट ये हमको पकड़ना है कि हमें उन दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर देना है, और जितनी जगह पे उस ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया हुआ है वही उसके नंबर ऑफ सोल्यूशन होने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब भी कभी हमें कुछ समझ में ना आए कि इन दोनों को कैसे सॉल्व करें सॉरी, तो हमें क्या करना चाहिए? उन दोनों का ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देना चाहिए, और एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के बाद देखना है कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आए हुए हैं। तो यहाँ पर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आए बच्चों? -π से π के बीच में कहाँ कहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है? ये देखो, एक यहाँ पर कट क्या आया है उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। तो एक ये A पॉइंट पे कट किया है, एक B पॉइंट पे कट किया, एक C पॉइंट पे कट किया और एक D पॉइंट पे कट किया। तो इसके कितने सोल्यूशन आएंगे? नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आने वाले हैं? या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बोलो तो कितने आने वाले हैं? 4। कौन कौन से आएंगे? ABCD। क्या क्या आएंगे ये नहीं पूछेगा वो कि बताओ उनकी वैल्यू क्या क्या होगी, वो सिर्फ ये पूछेगा कि उनकी, वो सिर्फ ये पूछेगा हमसे कि बताइए उन कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है, क्या क्या आए हैं उससे मतलब हमको नहीं है।
ओके निराली, 5 है तुम्हारे क्या सोल्यूशन? ओके ठीक है बेटा। तो बात समझ में आ गई ना कि जब भी कभी हमें दो ग्राफ दिए होंगे और नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पूछे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पूछेगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ही है कि अल्फ़ा और बीटा की कितनी वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे अल्फ़ा की कुछ वैल्यू आएगी, बीटा की कुछ आएगी, तो इसका मतलब ये 4 वैल्यू अल्फ़ा की आएंगी, 4 वैल्यू बीटा की आएंगी, बात खत्म है। अब बताओ इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट है क्या? इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? यस और नो? सर हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, ग्राफ के अलावा कोई और मेथड है नो नो नो, जिसमें हम सॉल्व? नहीं करेंगे हम कोई भी मेथड और भी, सिर्फ हमें ग्राफ से। जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, लिखो इसी में एक क्वेश्चन नंबर 3 दे देता हूँ इसी से रिलेटेड। फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन, और ये नंबर ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन e टू द पावर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका पूछ रहा नंबर ऑफ सोल्यूशन, बताओ क्या होगा? सबसे इजी मेथड होता है ये, ग्राफिकल मेथड सबसे इजी मेथड है। अभी हम ग्राफ को थोड़ा इग्नोर करते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन बाद हमें ग्राफ से समझ में आएंगी चीज़ें कि ग्राफ से चीज़ें बहुत इजी होने वाली है। बोलो नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ e की पावर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा? कोई आइडिया? अरे हमको e की पावर x का ग्राफ पता होना चाहिए और x स्क्वायर का। चलो e की पावर x हमारे लिए नया है, मैं बना देता हूँ अभी, इसके बारे में भी हमने नहीं पढ़ा है। e की पावर x का ग्राफ ऐसे बनता है, देखो ये है e टू द पावर x, मतलब x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1, तो ये 0,1 हो जाएगा। यहाँ पर चाहो तो टेबल बना सकते हो। ये हमने ले लिया y, यहाँ पर हमें दो ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे, y इक्वल टू ई की पावर x और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले हम e की पावर x वाले की बात कर लेते हैं। ये x है और ये y है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1, माइनस का रखोगे तो 1/e आ जाएगा, प्लस का रखोगे तो e आ जाएगा। e की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। तो इस तरीके से ये ग्राफ बढ़ता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये भी पता होना चाहिए, बेसिक्स है एकदम। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 10th में भी हमने खींचा होगा। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती चली जाने वाली है। x की वैल्यू 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पर भी 1, 2 पर 4 और -2 पर भी क्या आएगा? 4। तो ये वैल्यू आ गई 0 पे 0। अब बता दो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या आने वाले हैं इनके। तो इन दोनों को एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे? नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज e टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और e टू द पावर x का ग्राफ हो गया ये, और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। ये ऐसे चला जाएगा। यहाँ पर कितनी जगह पे इन्होंने कट किया एक दूसरे को? 2 पॉइंट पर। तो इनके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे 2। क्या क्या आएंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ सोल्यूशन जब भी वो कहेगा तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 हो जाएंगे। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, अगर इसमें मैं कह देता कि y इक्वल टू कॉस 2 अल्फा है और y इक्वल टू ई है, तब नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होते? ज़रा ये बताओ। मैंने यहाँ पर छोटा सा कर दिया, लिख दिया यहाँ पे। अगर y इक्वल टू कॉस 2 अल्फा होता और y इक्वल टू ई होता तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने मिलते? और किसी का कोई जवाब? हाँ बिल्कुल सही है, 2 लोगों का आ गया है, आ गया सभी का लगभग। क्योंकि ये y इक्वल टू ई का मतलब 2.7 होता है, और 2.7 का मतलब यहाँ से कहीं से ग्राफ ड्रॉ होता है 2.7 का, बिल्कुल ऊपर से चला जाता है। तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट ही नहीं करते। cos 2 अल्फा कभी कट ही नहीं कर पाता इसको, और अगर cos 2 अल्फा इसको कट ही नहीं कर पाता
तो इसका मतलब है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये कहीं पर कट ही नहीं करते एक दूसरे को, इंटरसेक्ट ही नहीं करते, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करते तो इनका आंसर क्या हो जाता है फिर, नो सोल्यूशन, यानी कि जीरो सोल्यूशन। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, जीरो सोल्यूशन। बात क्लियर हो रही है? तो ये कट होने चाहिए, अगर कट हो रहा है तो सोल्यूशन मिलेंगे, नहीं कट हो रहा है तो नहीं मिलेंगे। तो ये भी बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 3। चलो एक और देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू, बल्कि y को तो हटा ही देते हैं, फिर बाद में हम y लेट करते हैं। log x इक्वल टू माइनस एक्स, log x इक्वल टू माइनस एक्स। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे? log x का ग्राफ बता देता हूँ मैं, log x, ये सब याद कर लो इनके, log x के ग्राफ कैसे बनता है। ये कुछ इस टाइप से log x का ग्राफ जाएगा। ये है y इक्वल टू लॉग एक्स, y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ ये है। जब x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो 1,0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ये x एक्सिस को एक ही जगह पे कट करता है। log 1 की वैल्यू सबको पता होगी ना, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो आप बताइए इसमें क्या होगा इसका आंसर। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, गुड भाग्य, गुड, यस। तो यहाँ पर y इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है वो भी यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। y इक्वल टू माइनस एक्स ये होता है, ये है y इक्वल टू माइनस एक्स। y इक्वल टू एक्स ये होता है और y इक्वल टू माइनस एक्स ये होता है। तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, log माइनस log ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों के ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया log x का और ये हो गया हमारा e की पावर माइनस एक्स का। ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स का। कितनी जगह पे कट किया इसने, 1 पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन इसका हो गया 1। ठीक है बच्चों, तो ये तो हम खैर अपने बाहर निकल गए ट्रिग्नोमेट्री से, सिर्फ एग्जांपल समझाने के उससे। तो अब बात क्लियर है ना कि ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है। ये भी जेई के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी, और ये पीछे वाले जो बताए वो भी। तो इनका ध्यान रखेंगे, इनको आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने पढ़ लिया इनको। बस हमें log x और e की पावर x का ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो फिर ट्रिग्नोमेट्री का ही है। अपने ट्रिग्नोमेट्री में वापस आ जाते हैं और अब आ जाते हैं करंट ईयर में जो एडवांस में आया है वो क्वेश्चन के बारे में आ जाते हैं। लिख लेते हैं क्वेश्चन पूरा। लेट माइनस पाई बाई 6, लेट माइनस पाई बाई 6 टू थीटा की वैल्यू जो है वो पाई बाई 12 है। सपोज अल्फा 1 बीटा 1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सपोज अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus 2x sec theta plus 1 equal to 0 and alpha 2 and beta 2 are the roots of the equation x square plus 2x tan theta minus 1 equal to 0, और गिवन है इफ अल्फा 1 ग्रेटर देन बीटा 1 एंड अल्फा 2 ग्रेटर देन बीटा 2, देन अल्फा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू पूछी गई है क्या होगी। और पहला ऑप्शन है 2 टाइम्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा,
सेकेंड ऑप्शन है 2 sec थीटा, सी ऑप्शन है -2 tan थीटा और डी ऑप्शन है 0। और ये जो है वो जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2016 पेपर 1 का क्वेश्चन है ये। अब इसको सॉल्व करना है हमको। किया है किसी ने इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है किसी ने? यस और नो? डाउट है? बोलना पड़ेगा डाउट है तो ये। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यही। इसमें क्या करेंगे देखते हैं। पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये यहाँ पर जो क्वाड्रेंट दिया हुआ है, मेन तो ये इम्पॉर्टेंट है एक। और इस इक्वेशन के रूट्स निकालना है हमको। दो इक्वेशन गिवन है, इनके रूट्स निकाल दो जरा, तुम ही लोग निकालो। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इन दोनों के रूट्स निकालो क्या क्या आने वाले हैं। फिर हम क्वाड्रेंट को देख लेंगे बाद में। ज़रा इनके रूट्स बताओ क्या क्या आने वाले हैं। ये काम तो तुम लोग कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इनके आंसर बताओ क्या आने वाले हैं। एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर -2x सेक थीटा +1 = 0। इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। और फिर दूसरे में भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। a की वैल्यू 1 हो गई, b = -2 सेक थीटा, c = 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज -b ± √b² -4ac/2 है। तो -2 sec थीटा ±√b² मीन्स 4 sec² थीटा -4ac, a और c की वैल्यू 1 है /2a, a की वैल्यू भी 1 है। तो देखो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये 2 और ये 4 बाहर निकल के 2 बन जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 sec थीटा प्लस माइनस sec² थीटा -1। फॉर्मूला हमने पढ़ा था sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है। तो हमें sec² थीटा -1 चाहिए। तो क्या बन जाएगा sec² थीटा -1? tan थीटा बन जाएगा। √tan² थीटा होगा। तो इसको हमने प्लस माइनस tan थीटा कर लिया और /2। तो यहाँ से जो ये वैल्यू आई है, एक अल्फ़ा 1 होगी और एक बीटा 1 होगी, क्योंकि उसने बोला है कि इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा 1 और बीटा 1 है। तो एक हमारे पास आएगा, अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक हमारे पास आएगा फर्स्ट रूट जो आएगा वो आएगा अच्छा 2 तो कट हो चुका है, तो 2 को बाहर भगा देते हैं। ये 2 तो कट हो गया। तो इस 2 को कट हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा। फर्स्ट रूट आ गया सेक थीटा प्लस tan थीटा, और सेकेंड रूट क्या आ गया, सेक थीटा माइनस tan थीटा। हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ अंडर रूट में आपने 4 क्यों कैंसिल किया है? 4 अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? 2 बन जाएगा। और 2 यहाँ से ऊपर से सब में से कॉमन होके नीचे से कटेगा। हाँ ओके। डायरेक्ट मार दिया, समझ में आ गई ना बात? सभी को भी आ रही ना, सबको भी? अरे भाई 4 पहले हमने यहाँ से कॉमन निकाल दिया और बाहर आके वो 2 बन गया। फिर ऊपर में से 2 को कॉमन लेके नीचे से कट कर दिया। ये नहीं कट किया कि +4 से -4 को कट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर उसने कहा है कि इसके रूट्स अल्फ़ा 1 और बीटा 1 है। तो हम क्या करें, अल्फ़ा 1 और बीटा 1 किसी को भी लेट कर लें कि किसको अल्फ़ा 1 लेट करें, किसको बीटा 1 लेट करें? इनमें से किसका नाम अल्फ़ा 1 होगा और किसका नाम बीटा 1 होगा, ये हमारा क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है?
-π/6 टू -π/12 किस क्वाड्रेंट में है? चलो यस बताओ किस क्वाड्रेंट में है ये? -π/6 टू -π/12। यस पटेल। हेलो हाँ बोलो। सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस का है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ -π/6 से quadrant। -π/12 है। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई। बाकी लोग भी क्यों गलत जवाब दे रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे हो सकता है? तुमको इतनी बार तो बताया गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर जाते हैं तो थीटा पॉजिटिव होता है और इधर आते हैं तो थीटा नेगेटिव होता है। नहीं सुना तुमने? ये फर्स्ट है और ये फोर्थ है, तो यहाँ थीटा नेगेटिव है। तो थीटा नेगेटिव है तो हमको इस वाले क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा ना। और -π/6 से माइनस क्या बोला उसने? -π/6 टू -π/12 है। तो इसका मतलब इसी क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा। बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों लाई कर रहा है? अरे भाई नेगेटिव है ना, नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव होता तो फर्स्ट में जाता, लेकिन नेगेटिव है तो इसलिए फोर्थ में चला जाएगा। फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है? फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि सेक थीटा पॉजिटिव होगा। और टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? फोर्थ में ASTC रूल से अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो हमें तो सेक और टेन की ज़रूरत है ना, यहाँ सेक है और यहाँ टेन है, तो हमने कॉस लिखा ही नहीं, हमने लिख दिया सेक पॉजिटिव होता है और टेन नेगेटिव होता है। अब जरा उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसने बोला था कि α1 जो है ये लिखा हुआ है, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है α1 जो है वो β1 से बड़ा है। ये लिखा है α1 ग्रेटर देन β1। तो अगर α1 β1 से बड़ा है तो इन दोनों में से कौन बड़ा आएगा? ये किसको, α1 और β1 में इन दोनों में फर्स्ट रूट ग्रेटर है कि कौन बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? क्योंकि जो बड़ा है उसका नाम है α1। यहाँ लिखा है α1 इज ग्रेटर देन β1। तो फर्स्ट रूट बड़ा होगा कि सेकेंड रूट बड़ा होगा? अरे साफ सीधी सी बात है, टेन थीटा क्या है, नेगेटिव है। अगर टेन थीटा नेगेटिव है तो यहाँ पर जब टेन थीटा की वैल्यू फर्स्ट वाले में कोई नेगेटिव नंबर यहाँ रखोगे, जब यहाँ पे टेन थीटा की जगह कोई नेगेटिव नंबर रखोगे तो सेक में से माइनस हो जाएगा ना कोई नंबर। लेकिन जब दूसरे वाले में रखोगे तो यहाँ पर जब रखोगे तो टेन थीटा खुद नेगेटिव है और बाहर भी माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बन जाएगी, क्योंकि यहाँ लिखा है कि टेन थीटा नेगेटिव है और सेक थीटा पॉजिटिव है। तो अब इन दोनों में कौन सा बड़ा हो जाएगा, कौन सा, किसका नाम α1 रखे, कौन सा β1 हो जाएगा? ऊपर वाले का नाम α1 होगा कि β1 होगा? बोलो बच्चों। ये जो प्लस वाला है इसका नाम क्या होगा, α1 कि β1? इसका नाम होगा β1 और इसका नाम होगा α1। खुद सोचो तुम यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास सेक थीटा तो पॉजिटिव है, यानी ये तो पॉजिटिव नंबर है, टेन थीटा है नेगेटिव। कोई नेगेटिव नंबर जब यहाँ पर रखोगे तो जो पहला वाला रूट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि बाहर प्लस लगा हुआ है, और कोई नेगेटिव नंबर करेंगे तो सेक से कुछ कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर -10 लगा हुआ है और 10 की वैल्यू खुद नेगेटिव है, ये खुद एक नेगेटिव नंबर है और बाहर भी नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव देने वाला है। तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब α1 जो है वो β1 से बड़ा है, तो ये α1 हो जाएगा और ये β1 हो जाएगा। जो बड़ा है वो α1 है। सिमिलरली अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दूसरी जो इक्वेशन है उसमें क्या इक्वेशन दी हुई है, x² प्लस 2x टेन थीटा -1, x² प्लस 2x टेन थीटा -1 इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम डिट्टो वैसी इक्वेशन है, बस थोड़ा सा चेंज है, बस सेक की जगह 10 आ गया है। तो x इक्वल टू -10 थीटा प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, b² टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 तो कट ही कर दिया हमने, तो ये 1। ये बात समझ में आ रही ना, ये 2 और अपॉन में 2, ये सब मैं हटाना चाहता हूँ एक ही लाइन में।
तो क्या बन जाएगा, माइनस टेन थीटा प्लस माइनस सेक थीटा। अब जरा बताओ, यहाँ पर दो रूट्स मिल गए इसके, एक मिला माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और एक मिला है माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? किसका नाम अल्फ़ा 2 रखूं और किसका नाम बीटा 2 रखूं? पहले वाले का नाम क्या रखूं बताओ, जबकि इसने बोला है कि अल्फ़ा 2 बड़ा है बीटा 2 से। यहाँ लिखा हुआ भी है कि अल्फ़ा 2 इज़ ग्रेटर देन बीटा 2। तो अब किसका नाम अल्फ़ा 2 रखा जाएगा? इस वाले फर्स्ट वाले का नाम कि सेकंड वाले का नाम? फर्स्ट वाले का नाम अल्फ़ा 2 रखा जाएगा, क्योंकि टेन थीटा खुद नेगेटिव नंबर है और उसके बाहर भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो पॉजिटिव हो गया। तो ये हो गया अल्फ़ा 2 और ये दोनों में बाहर यहाँ माइनस है तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, तो ये हो गया बीटा 2। तो ये पहचानना ही था बस हमको कि अल्फ़ा 1 कौन सा है। गलतियाँ यहीं पर होनी थी कि पहले वाले का नाम हमने अल्फ़ा 1 रख दें बिना सोचे समझे, दूसरे वाले का नाम अल्फ़ा 2 रख दें, फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि अल्फ़ा 2 और बीटा 2 कौन बनने वाला है। तो बस हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा था कि अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू बतानी है। अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2, तो अल्फ़ा 1 हमारा आया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बीटा 2 कितना आया है, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो ये सेक थीटा उड़ गया और माइनस का कितना बन गया, ये माइनस का 2 टेन थीटा। तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस का 2 टेन थीटा। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, इनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको और फिर समझ में आएगी बात कि हमें क्या करना चाहिए। डायरेक्ट नहीं आने वाला है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओगे। और ये बहुत बड़ा काम तो है नहीं कि हमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और कौन बड़ा है उसको नाम दे देंगे अल्फ़ा 1 और जो छोटा है उसका नाम हो जाएगा बीटा 1। सिमिलरली ऐसी अल्फ़ा 2 और बीटा 2। बोलो इसमें बच्चों कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बोल दो। है कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। चलो एक क्वेश्चन और ज़रा बचा हुआ है, उसको भी जल्दी से लिख लेते हैं और कर लेते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा नंबर था, क्वेश्चन नंबर 5 था ये, तो क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ, इस तरह का भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। सिग्मा के इक्वल टू 1 to 13 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6 और फिर साइन पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6। ये हमारा क्वेश्चन है। इज इक्वल टू बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है 3 माइनस रूट 3, बी ऑप्शन है 2 इंटू 3 माइनस रूट 3, सी ऑप्शन है 2 इंटू रूट 3 माइनस 1 और डी ऑप्शन है, डी यहाँ लिख लेता हूँ, 2 इंटू 2 प्लस रूट 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये भी IIT JEE का ही है, ये भी एडवांस का है, 2016 का ही है, एडवांस का 2016 का है ये, पेपर 2 का। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे बेस्ड क्वेश्चन भी इस तरह के कई बार पूछे गए हैं, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमें पता चलेगा कि इस क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी थोड़ी देर में। तो देखो यहाँ पर अगर हम बिना सोचे समझे अगर इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देंगे, इस सिग्मा का मतलब है के की वैल्यू पहले 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है, फिर 3 रखनी है, फिर 4 रखनी है, ऐसी रखते चले जाना है और कुछ ऐसी वैल्यूज़ रखते चले जाना है ताकि हमारा ये सम होता जाए और 13 तक जाना है हमको। और फिर सब कुछ 1 अपॉन में है तो फिर इसको हमें सॉल्व करना है और सबकी वैल्यू निकालनी है। तो चूंकि ये सब कुछ 1 अपॉन में है तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा डायरेक्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर 1 दिया हुआ है, इसको इतना बड़ा करना पड़ेगा कि जिसमें ये दोनों टर्म आ जाए साथ में। इस न्यूमरेटर को इतना बड़ा करना पड़ेगा कि जिससे ये दोनों टर्म एक साथ आ जाए। इन दोनों में वैसे बड़ा कौन है, हमने लेट कर लिया एंगल ए, जो बड़ा वाला है उसको एंगल ए लेट कर लिया, जो कि है π/4 प्लस के π/6, और बी लेट कर लिया π/4 प्लस के -1 π/6। ये छोटा है ना और ये बड़ा है, तो जरा a माइनस बी की वैल्यू निकाल देते हैं कितनी आएगी। π/4 प्लस के π/6 माइनस π/4 माइनस के π/6 और प्लस π/6। ये π/6 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, π/4 भी कट हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। π/6 का मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, ये बचा ना π/6। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे। और किस तरीके से करेंगे, देखो इसका नाम हमने tn रख लिया और यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। a माइनस बी का मतलब है 30 और a माइनस बी की वैल्यू अगर 30 आ रही है तो इसमें हम साइन से मल्टीप्लाई करें कि कॉस से मल्टीप्लाई करें, ये हमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा। तो देखो कैसे समझेंगे हम यहाँ पर। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a के साथ आता है कॉस b माइनस कॉस a के साथ क्या आता है साइन b। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो हमारा अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन a लिखा हुआ है और साइन b लिखा हुआ है। तो जब इसके अपॉन में साइन a साइन b से डिवाइड करोगे तो क्या बनने वाली है सीरीज, साइन a के अपॉन में साइन a आएगा तो कॉस b अपॉन साइन b कॉट b बन जाएगा, और जब साइन b से साइन b डिवाइड करेंगे तो कॉस a अपॉन साइन a कॉट a बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके की सीरीज बनने लगेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। हम 1 को इतना बड़ा कर देंगे। हाँ बोलो सर आपने इसमें a माइनस बी क्यों लिया, a प्लस बी। हाँ a प्लस बी भी लेके देख लेता हूँ, एक मिनट, a प्लस बी भी लेके देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस आ जाएगा, और a प्लस बी लेने के बाद हमें क्या है वो वाले क्वेश्चन को याद करना होगा जो शायद मैंने डिस्कस किया था। अगर इस तरह की सीरीज आ जाए 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 1/3 माइनस 1/4, इस तरह कोई सीरीज थी क्या डायगोनली जिसमें इनको प्लस करना था हम लोगों को। तो हम क्या करते थे, जैसे अगर याद हो तो अभी हमने पिछले टर्म पे ही किया था, कॉस अल्फा प्लस बीटा की सीरीज में इस तरह की सीरीज बनी थी ना जिसमें डायगोनली कट होने लगे थे ये। तो ये माइनस में ही पॉसिबल है, प्लस में पॉसिबल ही नहीं, प्लस में तो सारे प्लस हो जाएंगे। तो हमें माइनस का ही देखना पड़ेगा, प्लस को नहीं देख सकते क्योंकि प्लस में तो सारे कटेंगे ही नहीं। बात क्लियर हो रही है। उसके बाद दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, एक तो माइनस का ध्यान रख लिया। उसके बाद कुछ लोग पूछेंगे कि भाई कॉस ए माइनस बी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें दो टर्म का प्लस माइनस में चाहिए। तो कॉस अगर लगा दोगे तो कॉस ए कॉस बी होता है और साइन ए साइन बी होता है, तो एक टर्म तो पूरा का पूरा कट जाएगा, लेकिन साइन ए साइन बी जो है वो दोनों नहीं कटेंगे। तो हमको कुल मिला के सीरीज ऐसी बनानी है जिसमें दो टर्म के प्लस माइनस होते जाए। अब जरा देखो, अभी इसको लिखता हूँ फिर अभी समझ में आएगा क्वेश्चन। हमने क्या किया, यहाँ पर ये 1 अपॉन लिखा हुआ है साइन, और यहाँ मैंने क्या कर दिया, इसका नाम है साइन ए और इसका नाम है साइन बी। मैंने क्या किया, इसमें साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अभी समझ में आएगा क्यों कर दिया है, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। और साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर दिया। तो देखो साइन ए माइनस बी से जैसे ही डिवाइड किया मैंने
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन ए साइन बी, और अपॉन में यहाँ भी आ जाएगा साइन ए साइन बी। ये साइन बी से साइन बी कट हुआ, ये साइन ए से साइन ए कट हुआ, तो हमारी जो वैल्यू है वो आ गई 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और साथ में यहाँ पर आ गया कॉस अपॉन साइन कॉट बी माइनस कॉट ए। यहाँ तक हम आ गए। अब जैसे ही हम एंगल की वैल्यू रखते जाएंगे, के की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, तो ये इसी तरह की सीरीज बढ़ती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है के की वैल्यू 1 से लेके 13 तक रखना है, और ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो जरा बताओ, जैसी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो क्या बनने वाली है सीरीज। यहाँ पर तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ए माइनस बी की वैल्यू भी कुछ आई है। यहाँ पे देखो साइन ए माइनस बी कितना आया है, साइन 30 डिग्री आया हुआ था। और यहाँ पर b की वैल्यू रख देता हूँ, b की वैल्यू कितनी है, एंगल b कितना है, एंगल b हमने लेट किया है बड़े छोटे वाले को π/4 प्लस k माइनस 1 π/6 माइनस कॉट के साथ π/4 प्लस k π/6, और यहाँ पर अब हम लगाएंगे सिग्मा और सबकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लो हमें t1 चाहिए, तो t1 के लिए n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 1। ये यहाँ पर सिग्मा लगा दिया, k की वैल्यू 1 से 13 तक। तो जब 1 निकालोगे तो कितना आएगा, साइन 30 1 अपॉन है, तो 2 तो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू रख दी। यहाँ जरा 1 रखो, कितना आएगा बोलो, कॉट π/4 प्लस जैसे यहाँ 1 रखेंगे ये तो 0 हो गया, माइनस कॉट यहाँ कितना आएगा π/4 प्लस π/6, ये आ जाएगी वैल्यू। दूसरा जरा t2 रख देते हैं, t2 रखो, कितना आएगा, 2 रखो, कॉट π/4 प्लस π/6 के साथ कॉट π/4 प्लस 2π/6। 3 रखो, कितना आएगा, कॉट π/4 प्लस 2π/6 माइनस कॉट π/4 प्लस π/6। ऐसे ही करते करते, सिमिलरली करते करते हम जब लास्ट में आएंगे 13 वाला टर्म, तो कितना आएगा, 2 इंटू कॉट, जब 13 रखोगे यहाँ पे तो कॉट π/4 प्लस 12 π/6 आ जाएगा, और प्लस माइनस कॉट π/4 प्लस 13 जब यहाँ पर रखेंगे तो 13 π/6 आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कर देते हैं। जैसे ही सबको ऐड करोगे, एडिंग 1 2 3 से लेके जितने भी 13 टर्म बने सबको ऐड कर दिया, तो t1 t2 t3 से लेके t13, यानी कि ये तो बन जाएगा हमारा सम s। यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा। क्या क्या कट होने वाले हैं जरा देखो, यहाँ पर कैसे कट होगा, यहाँ पर सर। हाँ बेटा बोलो, हेलो सर। बोलो बोलो सर ये t3 में ये 5, सर ये t3 में जो ये 5/6 से बोलते हैं 5/2 नहीं आएगा, t3 में π/6, हाँ इधर लास्ट ये 5/2 नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे π/4 प्लस, ओके बिल्कुल 3 π/6 आएगा, बिल्कुल सही है। हाँ तो ये लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 3 आएगा, बिल्कुल सही है आपकी बात। यहाँ पे 2 रखा है तो यहाँ पे कुछ कट नहीं किया अभी सिर्फ रखते जा रहे हैं सारी वैल्यू, ठीक है। लास्ट वाला जो है वो सेकंड लास्ट से कट हो जाएगा, तो हमारे पास कौन सा टर्म बचने वाला है, एक कॉट π/4 बचेगा, एक कॉट π/4 बचेगा, और दूसरा क्या बचने वाला है यहाँ पर, ये बचेगा कॉट 13 π/6। इसका क्या किया जाए बताओ, यहाँ पर कितना आएगा, 13 π/6 को क्या लिख सकते हो, 2π प्लस π/6, सही है। 6 2 12 और 1 13 हो जाएगा ये। अब जरा बताओ ये कितना हो जाएगा, कॉट π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1, कॉट 2π प्लस इसका नाम है थीटा, ये दोनों थीटा है, कॉट 2π प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा,
और ये 45 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री है, तो ये बन गया cot 75 डिग्री। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया cot 2 पाई प्लस थीटा, इसका नाम रख दिया थीटा, तो cot 2 पाई प्लस थीटा cot थीटा होता है। तो ये कितना बन गया 2 1 माइनस cot 75 की वैल्यू कितनी होती है, किसी को याद है cot 75? नहीं याद है किसी को भी, तो 1 माइनस 1 प्लस √3, 1 माइनस 2 प्लस √3, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, तो 2 इंटू कितना आ गया √3 माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया। इसको एक बार देख लेना अच्छे से, नहीं आएगा तो अगले टर्म पे फिर बात कर लेंगे इसके बारे में, थोड़ा जल्दी हो गया ये, टाइम इसके लिए कम मिला है। बोलो कहीं पर प्रॉब्लम है क्या, अभी कहीं पे कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि जब भी अपॉन में चाहो तो इम्पॉर्टेंट केस बना के लिख लो। यहाँ पर तुम इम्पॉर्टेंट केस बना के लिख सकते हो कि देखो इम्पॉर्टेंट केस क्या बनाओगे यहाँ पर, कि जब भी अपॉन में 1 अपॉन साइन ए साइन बी दिखाई देगा तो हम उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये तो पहला केस हो गया। जब हमको यहाँ पर कॉस ए कॉस बी दिखाई देगा तो क्या करोगे, जैसे साइन ए साइन बी दिखाई दिया है वैसे ही अगर कॉस ए कॉस बी दिखाई दिया तो किसका मल्टीप्लाई किसका डिवाइड करोगे। अगर कॉस ए कॉस बी दिखाई दिया तो किसका मल्टीप्लाई किसका डिवाइड होगा, बोलो। तब भी इसी का करेंगे, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से डिवाइड। लेकिन अगर यहाँ पर साइन ए कॉस बी दिखाई दिया, साइन ए दिखाई दिया और कॉस बी दिखाई दिया तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, कॉस ए माइनस बी से, क्योंकि हमें दो टर्म के डिफरेंस में बनाना है। देखो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी से करोगे तो कॉस ए कॉस बी आएगा तो एक कट जाएगा और एक से हमारा आंसर प्लस माइनस में बन जाएगा। तो ये चारों केसेस चाहो तो लिख लो यहाँ पे, साइन ए कॉस बी या फिर कॉस ए साइन बी। अगर होगा कॉस ए साइन बी होगा तो उसमें भी हम कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और कॉस ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। एक सीरीज ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें आधे टर्म प्लस के आएंगे आधे टर्म माइनस के आएंगे और फिर वो कट जाएंगे। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, अभी कुछ पूछना है? नहीं? है कोई डाउट इसमें बच्चों? नोट करो, फिर इसको नोट करो। सर हाँ बेटा बोलो, सर बोलो बोलो। सर ये जो आपने सर ये जो लास्ट आपने जो सम सिखाया है ये वैल्यू ऑफ वाला, ये नेक्स्ट टाइम पे फिर से एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, अगले टर्म पे फिर कर लेंगे। ओके 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 सर, थैंक यू।